अपने अमूल नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, अमूल। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के फेवरेट बटर तक अमूल हर घर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अमूल सिर्फ स्वाद का नाम नहीं है, यह 30 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए माई बाप है, जो उनकी मेहनत का असली हक उन्हें दिलाता है। वैसे तो इस ब्रांड को शुरू करने की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि किसान पॉल्सन जैसी कंपनियों के एक्सप्लॉयटेशन से इतने परेशान थे कि जान तक देने को मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर किस तरह से गुजरात के आनंद गांव से एक क्रांति शुरू हुई, जिसने न सिर्फ इन किसानों की किस्मत बदली, बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दिलाई। आज का यह वीडियो आपको लेकर जाएगा उसी क्रांति के सफ़र पर। हाँ, अमूल गर्ल की कहानी सुनी है आपने? नहीं? तो फिर चलिए सब कुछ शुरू करते हैं। दोस्तों, अमूल की कहानी की शुरुआत होती है 1940 से, जब भारत के गांवों में किसान अपनी गाय भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते थे। सुबह सुबह महिलाएं उठतीं, पशुओं की सेवा करतीं, दूध निकालतीं और फिर किसान उसे बेचने निकल जाते। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें उनकी मेहनत का सही रिवॉर्ड नहीं मिल पाता था, क्योंकि दूध का पूरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडल मैन कंट्रोल कर रहे थे। असल में किसानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि किसान को हर हाल में वह दूध बेचना ही था, नहीं तो अगले दिन तक वह खराब हो जाता। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मिडल मैन दूध को बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, जिससे उन्हें तो काफ़ी प्रॉफिट होता था। वहीं 1945 में ब्रिटिश सरकार बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई, जिसके बाद किसानों को अपने साथ होने वाला फ्रॉड समझ में आने लगा। असल में इस स्कीम के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर, जो उस समय ब्रिटिश काल में कायरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, वहाँ ले जाकर उसे पोचरा इज प्रोसेस किया जाता था। पोचरा इज प्रोसेस में क्या होता है कि दूध को एक सेट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर जल्दी से उसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे दूध में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और फिर इस दूध को ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। अब आनंद शहर में इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद दूध को 400 किलोमीटर दूर बम्बे पहुंचाना पड़ता था और इसका टेंडर मिला था पॉल्सन कंपनी को। असल में पॉल्सन कंपनी दूध से बटर और घी जैसे प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिसका यूज़ ब्रिटिश ऑफिसर्स और भारत के अमीर लोग किया करते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने गुजरात के मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा कंट्रोल पॉल्सन डेयरी को दे रखा था, इसीलिए किसानों को मजबूरन दूध इसी कंपनी को ही बेचना पड़ता था। हालात तो इतनी ख़राब थे कि अगर मार्केट प्राइस 5 लाख रुपए था, तो डिस्ट्रिक्ट के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और बहुत सारे फार्मर्स आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। अब जब किसानों की यह परेशानियां हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और वे अपनी शिकायत लेकर पहुंचे त्रिभुवन दास पटेल के पास। त्रिभुवन दास पटेल उस समय कायरा ज़िले के एक रिस्पेक्टेड लीडर थे, जो हमेशा किसानों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाते थे। ऐसे में जब किसानों ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी, तो वह उन्हें अपने साथ लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। असल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसानों का मसीहा माना जाता था। अब उनके पास भले ही कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन उनकी बात पूरे देश में सुनी जाती थी, यहाँ तक कि उनके नाम से ही अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते थे। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि आप सभी किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और एक को-ऑपरेटिव कमेटी बनानी होगी। इसका मतलब यह था कि अब किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे, वे खुद मिल्क का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में कोई मिडल मैन नहीं होगा, जिससे कि पूरा प्रॉफिट किसानों के बीच ही बांटा जाएगा। सरदार पटेल ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर वे मिलकर काम करेंगे, तो फिर वे पॉल्सन को बाईपास करके अपना दूध सीधे बॉम्बे के मिल्क डिवीज़न को भेज सकते हैं। और फिर इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी मोरारजी देसाई को खेड़ा ज़िले में भेजा। जी हाँ, वही मोरारजी देसाई जो आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। सरदार पटेल ने मोरारजी से कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो किसानों के लिए स्ट्राइक करवाने से भी पीछे नहीं हटना।